गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों को बायोमोलिक्यूल्स देखना था। बायोमोलिक्यूल्स हालांकि आप लोग पढ़ चुके हो, ये स्टार्ट कर दिया था ना नायला मैम ने। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो आप लोगों को कुछ बेसिक आइडिया तो हो ही गया होगा। बायोमोलिक्यूल्स मतलब जो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। बायोमोलिक्यूल्स मतलब जैव अणु। तो ये कितने टाइप्स के हैं, क्या इनका अरेंजमेंट है, क्या इनके मोनोमर्स हैं, इस सब के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो इसकी सबसे पहले तो एनालिसिस वगैरह कैसे करते हैं, कैसे हम पता लगाते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल किस किस तरह से है, कौन सा एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में रहेगा, कौन सा एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में रहेगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट के कैसा है, मैक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में है या माइक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में है। इस सब के बारे में सबसे पहले ये एनालिसिस दी हुई है यहाँ पे। तो फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, केमिकल कंपोजिशन सभी का ऑलमोस्ट सभी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। जैसे आपको पता है एवोल्यूशन, अब ये जब आप लोग 12th में पहुंचोगे तो एवोल्यूशन चैप्टर में पूरा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स वगैरह के बारे में समझाया हुआ है, अर्थ का ओरिजिन के बारे में समझाया हुआ है। तो सबसे पहले जब ओरिजिन स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले एटॉमिक फेज था। जो भी हाइड्रोजन वगैरह थी वो सब एटॉमिक फेज में थी। फिर इसके बाद यहाँ से फिर मॉलिक्यूलर फेज स्टार्ट हुआ, मॉलिक्यूल्स बनने शुरू हुए। फिर यही सारे मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे इन्हीं से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे, अमाइनो एसिड्स, सुगर्स। फिर सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स बन गए जो डीएनए वगैरह थे। तो इस तरह से देखा जाए तो सभी में डीएनए, आरएनए या जो भी प्रोटीन्स वगैरह हैं तो सभी का कंपोजिशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा, क्योंकि बैक्टीरिया सबसे पहले क्या बना था, मोनरन्स बने थे, बैक्टीरिया वगैरह फॉर्म हुए थे, आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। इसके बाद फिर इनसे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स वगैरह डेवलप हुए, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्रोटेस्टा जो थे उन्हीं में से तीन ग्रुप्स थे, फंगस लाइक, एनिमल लाइक और प्लांट लाइक। ठीक है, तो फिर इनसे फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए। तो क्योंकि इनका कॉमन एंसेस्टर क्या है, सबका बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया से ही सब इवॉल्व हुए, तो केमिकल कंपोजिशन लिविंग में भी सबका सेम होगा। और ये सब कहाँ से आए हैं, ये सब भी एटॉमिक फेज वगैरह से ही सबका ओरिजिन स्टार्ट हुई है। तो इन सब में भी कंपोजिशन अगर देखा जाएगा तो कार्बन, हाइड्रोजन, एलिमेंट्स वगैरह सब वही होंगे जो अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो लिविंग और नॉन लिविंग का एलिमेंटल कंपोजिशन जो होगा वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो रिलेटिव रेशियो है वो डिफरेंट है। जैसे अगर हम लोग अर्थ क्रस्ट में देखेंगे तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसके बाद फिर सिलिकॉन है, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम। इस तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में परसेंटेज वाइज। ठीक है, जबकि अगर इसी तरह से हम लिविंग में देखें अगर, तो लिविंग में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बट वो 65% है। यहाँ पर कितना है, 65%। फिर इसके बाद कार्बन, कार्बन का यहाँ पर कितना है, करीब करीब 18.5 के आसपास है। ठीक है, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, फिर हाइड्रोजन। ठीक, तो इस तरह से ये जो परसेंटेज कंपोजिशन है दोनों में, लिविंग और नॉन लिविंग में, ये डिफरेंट है। ये हमारे अगले फिगर में यहाँ पे चार्ट में शो किया हुआ है इन्होंने। ये अगर देखें परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ का क्रस्ट और ये ह्यूमन बॉडी।
कंपोजिशन एलिमेंट्स का अगर देखा जाए तो एलिमेंट्स दोनों में हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये दोनों में ही ऑलमोस्ट प्रेजेंट है। बट अगर रिलेटिव अबंडेंस देखें तो रिलेटिव अबंडेंस ऑक्सीजन दोनों में ही ज़्यादा है, बट यहाँ पर 46.6% और यहाँ पर 65% है। तो इसमें हम लोगों को याद रखना होगा इसका जो ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा कौन सा है और सबसे कम कौन सा है। पूरा पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर याद रख सकते हो तो इसका निमोनिक है ओशियन कल हाई। ओशियन में कल हाई टाइड्स था जिसकी वजह से सुनामी आ सकती थी। तो ओ से हो गया आपका ऑक्सीजन, ठीक है, 65% है ये। फिर कार्बन 18.5%, नाइट्रोजन दिस इज 3.3%, फिर कैल्शियम 1.5 और हाइड्रोजन 0.5 और सल्फर ये है 0.3, सोडियम 0.2 और ये 0.1 मैग्नीशियम। सुनामी मी से मैग्नीशियम याद रखना, ठीक है। तो ओशियन कल हाई, सुनामी आ सकती है उसकी वजह से। तो ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5, नाइट्रोजन 3.5। सिर्फ ये तीन के तुम्हें थोड़े से एफर्ट्स देने पड़ेंगे याद रखने के लिए, बाकी ये जो है ये सीक्वेंस में ही है, 1.5, 0.5, 0.3, 0.2, 0.1। तो ये तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे, 1.5, 0.5, 0.3, 0.2, 0.1 और ये 65, 18.5 और 3.3, ठीक है। तो ये निमोनिक समझ में आया तुम लोगों को? ये ह्यूमन बॉडी के लिए है। हर्ष, ये निमोनिक रिपोर्ट रिपीट करेंगे आप? Yes, sir. बताइए। Is OCN, O for oxygen, which is present in 65%, and C for carbon, which is present 18.5%, N for nitrogen, 3.3%, C for calcium, which is present in 1.5%, high, which means hydrogen, which is 0.5%, Su means sulfur, which is 0.3%, Na means sodium, which is 0.2%, and Me for magnesium, which is 0.1%. यस, तो ओशियन कल हाई, सुनामी। ओशियन में कल हाई टाइड्स थे जिसकी वजह से सुनामी आ सकती है। तो ओशियन, ओ इज फॉर 65, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन, सल्फर, सोडियम और मैग्नीशियम। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम पूछा जा सकता है, इसलिए ये अगर ये निमोनिक याद रखोगे तो सही है। और इसी तरह से यहाँ पर है ओनली सिलिका, बस इतना याद रखना, ओनली से ऑक्सीजन हो जाएगा, ये मैक्सिमम है यहाँ पे। फिर सिलिकॉन है 27.7% और उसके बाद फिर कैल्शियम विच इज 3.6%। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा है लेकिन ये 46.6% है, और सिलिका 27.7 और ये 3.6। तो इस तरह से ये तुम्हारा अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी का कंपोजिशन हो गया। तो इसमें और कुछ याद नहीं रखना है, बस यही याद रखना था। इफ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन ए पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट एज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग मैटर, वी ऑब्टेन ए सिमिलर लिस्ट।
What are the differences between the two lists? In absolute term, no such differences could be made out. All the elements present in a sample of Earth's crust are also present in a sample of living tissue. तो जो जो एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट थे वही सारे लिविंग टिश्यू में भी प्रेजेंट होते हैं. बस डिफरेंस क्या है? रिवील्स दैट द रिलेटिव अबंडेंस, परसेंटेज का डिफरेंस है जो हम लोगों ने अभी देखा, of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in a living organism than in earth crust. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज जो है वो बाकी कंपेयर जो एलिमेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में काफी ज्यादा है. फिर हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन. अब केमिकल कंपोजिशन हम पता कैसे लगाते हैं? तो इसके लिए क्या करते हैं, किसी लिविंग टिश्यू को लेते हैं. लिविंग टिश्यू जैसे लिवर का कोई पीस हो गया या लीफ वगैरह ले ली गई और उसको फिर ग्राइंड करते हैं. मोर्टार एंड पेस्टल. मोर्टार और पेस्टल जो आयुर्वेद वगैरह में जैसे रहता है ना, ये कप लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसमें इससे इसको पीटते हैं. कोई भी पत्ती आती है, जड़ी बूटी वगैरह पीसी जाती है तो इसको मोर्टार एंड पेस्टल बोलते हैं. तो इससे इसको ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं और इसके बाद इसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इसमें इसको मिक्स करके पीस लिया जाता है जिससे इसका स्लरी बन जाएगा. स्लरी का मतलब हुआ सेमी लिक्विड जैसे पेस्ट चटनी जैसा जो होता है, दैट इज सेमी लिक्विड स्लरी. अब इस स्लरी को क्या करेंगे, इसको फिल्टर करते हैं चीज क्लॉथ या फिर कॉटन से. तो इससे दो फ्रैक्शन तुम्हें मिलेंगे. एक जो नीचे की तरफ आ जाएगा फिल्टर होकर के, जो नीचे फिल्टर होकर के आ गया इसको क्या बोलोगे? दिस इज फिल्ट्रेट. जो फिल्टर हो गया दैट इज फिल्ट्रेट और जो ऊपर रह जाएगा दैट इज रिटेंटेट. फिल्ट्रेट एंड रिटेंटेट. तो फिल्ट्रेट वैसे ही हुआ जैसे हम लोग शक्कर का चाश वो बनाते हैं शरबत. तो शरबत में क्या होता है, नीचे पानी में शुगर क्या होती है, डिजोल्व होकर के आ जाती है ना. वो क्यों डिजोल्व होकर के आ जाती है? क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल होती है, इसलिए वो नीचे आ जाती है. तो इसी तरीके से चूंकि हमने यहाँ पर एसिड लिया हुआ है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड लिया है, तो जो नीचे आएगा वो क्या होगा, वो दैट इज एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन. उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज एसिड सॉल्युबल. तो फिल्ट्रेट में क्या हुआ, एसिड सॉल्युबल हुआ और रिटेंटेट में होगा हमारा एसिड इनसॉल्युबल. ठीक है. तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक लिविंग टिश्यू लिया. लिविंग टिश्यू को हमने मोर्टार और पेस्टल से एसिड में उसका स्लरी तैयार किया, पेस्ट जैसा तैयार किया. फिर उसको फिल्टर किया. फिल्टर करने पे क्या हुआ, कुछ चीजें छन के नीचे आ गई, उनको हमने फिल्ट्रेट बोला. जो ऊपर रह गया कपड़े के उसको रिटेंटेट बोला. जो फिल्टर होकर के आ गया दैट इज एसिड सॉल्युबल. वो एसिड में घुलनशील था इसलिए नीचे आ गया. और जो ऊपर रह गया दैट इज एसिड इनसॉल्युबल. अब इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं. जो ऊपर रह गया वो कौन से हैं, वो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे ना, क्योंकि वो फिल्टर नहीं हो पाए. तो ये क्या हुआ, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स. और जो नीचे आ गए वो माइक्रोमोलिक्यूल्स. ठीक है. So we obtain a thick slurry. If we were to strain this through a cheesecloth or cotton, we would obtain two fractions. हमें दो fraction मिलेंगे. One is called the filtrate or more technically the acid soluble pool, and the second the retentate or the acid insoluble fraction. Scientists have found that thousands of organic compounds in the acid soluble pool. अब जो acid soluble pool था
In higher classes, you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound. It will suffice to say here that one extracts the compounds, then subject the extract to various separation techniques till one has separated a compound from all other compounds. जैसे suppose अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स को बाकी प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड्स से सेपरेट करना होगा, तो उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाकी कंपाउंड से. इन अदर वर्ड्स, वन आइसोलेट्स एंड प्यूरिफाइज ए कंपाउंड. एनालिटिकल टेक्निक्स, तो ये क्या थी, ये सेपरेशन टेक्निक थी. एनालिटिकल टेक्निक्स व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड गिव अस एन आइडिया ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड. और एनालिटिकल टेक्निक से क्या पता चलेगा, एनालिटिकल टेक्निक से हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उस कंपाउंड का पता चलेगा. All the carbon compounds that we get from living tissues can be called biomolecules. तो जितने भी carbon containing compounds हैं, they are all known as biomolecules. However, living organisms have also got inorganic elements and compounds in them. How do we know this? A slightly different but destructive experiment has to be done. तो जो भी हमें फ्रैक्शन मिला उसमें ऑर्गेनिक भी होगा और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होंगे. तो जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स बोलेंगे, और जो जिसमें कार्बन एब्सेंट होगा दोज आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स. अब इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम जो भी लिविंग टिश्यू मिलता है उसको ड्राई करेंगे पहले. तो ड्राई करने से क्या होगा, जितना वाटर कंटेंट होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें ड्राई वेट मिलेगा. ठीक है, फिर उसको बाद हम उसको बर्न करेंगे. तो बर्न करने से कार्बन जितना भी होगा उसमें वो CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा. तो हाउ डू वी नो दिस? इज स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज टू बी डन. वन वेज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए लिविंग टिश्यू एंड ड्राई इट, और उसको सुखा लेते हैं. ऑल द वाटर इवेपोरेट्स. ड्राई करने से क्या होगा, सारा पानी निकल जाएगा, तो जिसकी वजह से जो बचा रह जाएगा वो क्या होगा, वो ड्राई वेट होगा उस सब्सटेंस का, उस लिविंग टिश्यू का. नाउ इफ द टिश्यू इज फुल्ली बर्न्ड, अब अगर हम इसको जला देंगे, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू गैसियस फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, एंड आर रिमूव्ड. व्हाट इज रिमेनिंग इज कॉल्ड ऐश. अब जो बचा रह जाएगा उसको क्या बोलोगे, ऐश बोलोगे. अब ये ऐश जो होगा वो हमें क्या देगा, वो हमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में बताएगा. This ash contains inorganic elements like calcium, magnesium, etc. Inorganic compounds like sulfate, phosphate, etc. are also seen in the acid soluble fraction. और ये जो कंपाउंड्स हैं ये एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में ये भी मिलते हैं. तो ऊपर वाला फिगर तो हो गया था. ये टेबल 9.2, a list of representative inorganic constituents of living tissue. So sodium, potassium, calcium, magnesium, water and compounds. Compounds में क्या क्या है, sodium chloride, calcium carbonate, phosphate and sulfate. These are the main inorganic constituents of living tissue. तो सेल के अंदर अगर देखा जाए साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा होता है पोटेशियम, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा होता है सोडियम. सोडियम क्यों ज्यादा, क्योंकि सेल की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है, ओरिजिन कहाँ पर हुई है, सी वाटर में. और सी वाटर कैसा होता है, सलाइन, सोडियम क्लोराइड. सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन सी वाटर में ज्यादा होगा, इसलिए ECF में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और साइटोप्लाज्म में पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है. फिर तो ये इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स वाली लिस्ट तो सिंपल है, ये आपको याद हो जाएगी. Therefore, elemental analysis gives elemental composition of living tissues in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. While analysis of compounds gives an idea of the kind of organic and inorganic constituents. तो एनालिटिकल एनालिसिस हो गई. एनालिटिकल एनालिसिस में हमें उसका कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसके बारे में पता चलता है. एलिमेंटल एनालिसिस में हमें एलिमेंटल कंपोजिशन पता चलती है.
फ्रॉम ए केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम केमिस्ट्री के नज़रिए से देखें तो हमको किसी भी कंपाउंड में क्या इंटरेस्टेड है कि उसका ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है या कीटोन है, CHO ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O। So one can identify functional groups like aldehyde, ketones, aromatic compounds, but from a biological point of view, हम लोगों को किस में इंटरेस्ट है, हम लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं कि वो लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं या प्रोटीन्स हैं या न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये बायोलॉजिस्ट जो होगा वो इन इसके फंक्शनल ग्रुप में ना कंसर्न ना होकर के इसमें कंपाउंड कौन सा है, क्या मॉलिक्यूल किस फॉर्म में है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी शैल क्लासिफाई देम इनटू अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड, बेसिस, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा। तो अब हम लोग यहाँ से फिर बायोमॉलिक्यूल शुरू होता है। फिर अमाइनो एसिड्स के बारे में दिया हुआ है वो हम लोग देखते हैं। तो एक बार इसको पीछे से पूरा देख लें। तो लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या हुआ, लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव अबंडेंस का है। एक पॉइंट ये बस यहाँ पर ध्यान रखना है हम लोगों को। एलिमेंटल कंपोजिशन दोनों में सिमिलर है, दोनों में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कैल्शियम वगैरह सब सेम है। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन with respect to other elements is higher in any living organism। ये इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। फिर इसके बाद हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन हम पता कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए किसी लिविंग टिश्यू को लेकर के ग्राइंड करते हैं मोर्टार और पेस्टल से ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इस एसिड का नाम याद रखना, CCl3COOH, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और फिर उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने पे जो नीचे आ जाएगा दैट इज फिल्ट्रेट, और जो ऊपर रह जाएगा दैट इज रिटेंटेट। और फिल्ट्रेट में क्या है, फिल्ट्रेट में हमारा एसिड सॉल्युबल पूल होगा, क्योंकि जो घुलनशील होगा वही नीचे आ पाएगा, एसिड नीचे आएगा तो एसिड सॉल्युबल। और ऊपर जो रह गया दैट इज एसिड इनसॉल्युबल। और जो एसिड सॉल्युबल होगा वो माइक्रोमोलिक्यूल्स का बना होगा, और जो एसिड इनसॉल्युबल होगा वो मैक्रोमोलिक्यूल्स का। देखने से ही समझ में आ रहा है जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे वही फिल्टर नहीं हो पाएंगे, तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऊपर और माइक्रो मॉलिक्यूल्स नीचे। फिर इसके बाद ये इसका निमोनिक याद रखना, ओशियन का लाई सुनामी। ये ह्यूमन बॉडी में कंपोजिशन है, परसेंटेज वेट है एलिमेंट्स का। इसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है 65, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, और फिर कैल्शियम और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन देखा जाए तो दोनों में ही ज़्यादा है, बट इसमें 65% है। लेकिन अगर कार्बन का परसेंटेज देखोगे तो यहाँ पे 18.5 है, यहाँ पे 0.03 है। और इसी तरीके से अगर हाइड्रोजन का भी देखा जाए तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.14 है। तो कार्बन और हाइड्रोजन इनका रिलेटिव अबेंडेंस ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। फिर इसके बाद एनालिटिकल एनालिसिस। एनालिटिकल एनालिसिस जो होगा वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करने के लिए होगा। एक्सट्रैक्शन मेथड, एक्सट्रैक्शन जो होगा वो एक मॉलिक्यूल को बाकी मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल से सेपरेट करने के लिए होगा। फिर इनऑर्गेनिक अगर एनालिसिस करनी हो तो उसके लिए बर्न करेंगे, और बर्न करने पे जो बचेगा दैट इज ऐश। और ऐश की अगर हम एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब मिलेगा हमें।
तो बायोमोलिक्यूल्स, बायोलॉजिस्ट किस में इंटरेस्टेड है? बायोलॉजिस्ट जो है वो केमिकल फंक्शनल ग्रुप में इंटरेस्टेड ना होकर के वो किस तरह का मॉलिक्यूल है उसमें इंटरेस्टेड है। तो सबसे पहले हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। इसका जो मोनोमर है प्रोटीन क्या है? पॉलीमर है। और इसका जो मोनोमर है दैट इज अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स जो है ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। मीथेन का स्ट्रक्चर हम लोगों को पता है, CH4 होता है। तो अगर सब्स्टिट्यूशन किया जाए यहाँ पर, अगर इसकी जगह हम NH2 ग्रुप लगा दें, अमाइनो ग्रुप आ गया, और यहाँ पर COOH ग्रुप आ जाए, और यहाँ पर अगर H रहने दिया जाए, यहाँ पर अगर एल्किल ग्रुप आ जाए, तो ये क्या हो गया? ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन हो गई ना, सब्स्टिट्यूशन कर दिया गया मीथेन का। तो यही अमाइनो एसिड है, क्योंकि इसमें अमाइनो ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है, और अल्फा कार्बन पे है ये। अल्फा कार्बन क्या होता है? जिस पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है जिस कार्बन से, उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे अभी। तो ये अल्फा अमाइनो एसिड्स, इनको क्या बोलते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड्स। क्योंकि इसमें अमाइनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, और ये दोनों ग्रुप किससे अटैच्ड हैं? अल्फा कार्बन से अटैच्ड हैं, इसलिए इसको अल्फा अमाइनो एसिड्स कहते हैं। और ये है क्या? अमाइनो एसिड्स क्या है? दीज आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। तो अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing an amino group and an acidic group। एक अमाइनो ग्रुप है इसमें और एक एसिडिक ग्रुप है, एज सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द सेम कार्बन। ये सब्स्टिट्यूट किया गया है ऑन द सेम कार्बन, दैट इज द अल्फा कार्बन। हेंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड्स। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। देयर आर 4 substituent groups occupying the 4 valency position। तो यहाँ पर 4 substituent groups हैं, 1 2 3 और 4। These are hydrogen, carboxyl group, amino group and a variable group। और ये वाला जो ग्रुप होता है दिस इज वेरिएबल ग्रुप, क्योंकि ये तुम्हारा H भी हो सकता है या एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, CH2 CH3, या इसका सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है CH2 CH2 OH, या फिर ये एरोमेटिक भी हो सकता है। तो ये जो है ये R, इसको वेरिएबल ग्रुप बोलते हैं। दिस इज वेरिएबल ग्रुप। और इस वेरिएबल ग्रुप की वजह से ही अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ जो होंगे वो तुम्हारे पोलर होंगे, कुछ नॉन पोलर होंगे, ठीक है। तो 4 वैलेंसी, दीज आर हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप एंड वेरिएबल ग्रुप। तो इसमें जो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन हुआ है इसमें कौन कौन से ग्रुप हुए? अमाइनो ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन ग्रुप हो गया, और चौथा जो है वो वेरिएबल ग्रुप हो गया। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप, अब आर ग्रुप का नेचर क्या है, कौन कौन किस तरह का यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है, सिर्फ हाइड्रोजन आया है या एल्किल ग्रुप आया है? देयर आर मेनी अमाइनो एसिड्स, हाउएवर दोज विच अकर इन प्रोटीन्स आर ओनली ऑफ 20 टाइप्स। अब अमाइनो एसिड्स मोस्टली जो है वो 20 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे 21 दिया है बट ये इनकरेक्ट है, दे आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। The R group in these proteinaceous amino acids could be a hydrogen। R ग्रुप क्या हो सकता है? हाइड्रोजन भी हो सकता है, जैसा हमने आपको बताया। मैथिल ग्रुप भी हो सकता है, CH3 ग्रुप, या फिर हाइड्रोक्सी मेथिल,
that is CH2OH. 3 of the 20 amino acids are shown. तो इनके स्ट्रक्चर तुम्हें याद रखने हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं, ये दिए हुए यहाँ पे, ग्लाइसिन, एलानिन एंड सीरीन। तो इसके लिए याद रखना गैस, गैस में सबसे पहले क्या है, एच, ये सिंपलेस्ट है, फिर एच से बड़ा क्या होगा, CH3 मैथिल ग्रुप, और मैथिल में फिर अगर OH और आ जाए तो हाइड्रोक्सी मैथिल। तो ग्लाइसिन में जो वेरिएबल ग्रुप है R ग्रुप, ये क्या है, वेरिएबल ग्रुप है ना। तो वेरिएबल ग्रुप क्या हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, मैथिल भी हो सकता है, हाइड्रोक्सी मैथिल भी हो सकता है, और इससे आगे भी हैं। ये सबसे सिंपल वाला, तो ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ये याद रखना। ठीक है, ग्लाइसिन के बाद फिर एलानिन, और एलानिन के बाद फिर सीरीन। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं, डायग्राम में भी पूछे गए हैं नीट में, तो इसलिए इनको याद रखिए। बाकी हमारा ये फर्स्ट ग्रुप हो गया अमाइनो ग्रुप, सेकेंड ग्रुप ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, थर्ड ये हाइड्रोजन ग्रुप हो गया। तो ये तो सभी में होंगे, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोजन, ये सब में कॉमन है, NH2COOH, NH2COOH। जो वेरिएबल जहाँ पर डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स क्रिएट हो रहे हैं वो किस वजह से, वो हमारा जो फोर्थ ग्रुप है वेरिएबल ग्रुप, उसमें चेंजेस की वजह से। यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ग्लाइसिन, मैथिल है तो एलानिन, और हाइड्रोक्सी मैथिल है तो सीरीन। तो यहाँ तक समझ में आया सबको? अमाइनो एसिड समझ में आया तुम लोगों को? हाजरा, दिया, हर्ष, यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। यस सर। मैं आगे बढ़ूँ अब? यस सर। तो अमाइनो एसिड्स क्या है, अमाइनो एसिड दीज आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, और सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स में, इसमें मीथेन में वैसे क्या होता है, चार जो वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती है, चारों वैलेंसी में क्या हाइड्रोजन लगा होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, इसकी जगह क्या आ जाएगा, NH2 ग्रुप, इसकी जगह क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसकी जगह यहाँ पे हाइड्रोजन ही रहेगा, और ये क्या है, ये वेरिएबल ग्रुप हो जाएगा। तो जो डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल ग्रुप। जो फोर्थ ग्रुप है दैट इज वेरिएबल ग्रुप, और इसी की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। और इनमें भी जो सबसे सिंपलेस्ट हैं वो क्या है, गैस। गैस में H है यहाँ पर तुम्हारा मैथिल ग्रुप है, और यहाँ पर हाइड्रोक्सी मैथिल CH2OH। ये याद रखना, ये पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। तो देयर आर टोटल 20 अमाइनो एसिड्स। अब इसमें जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, हालांकि यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन आगे पूछा गया है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, तुम लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल का मतलब क्या होता है, सर विच वी नीड। इम्पोर्टेंट, हाँ, नीड। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए जरूरी है। तो जरूरी वो कैसे हुए, क्योंकि हमारी बॉडी इनको बना नहीं पाती है। बाकी जो नॉन एसेंशियल होंगे वो नॉन एसेंशियल इसलिए नहीं कि वो हमारे लिए जरूरत नहीं है, बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन बॉडी इनको खुद से सिंथेसाइज कर लेती है। तो ये हमें डाइट से लेने पड़ते हैं, these have to be obtained from the diet which we consume। तो ये जो होंगे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ये चूंकि बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती इसलिए इनको एसेंशियल बोला गया है।
और ये चूंकि बॉडी में बन जाते हैं इसलिए इनको नॉन एसेंशियल बोला गया है। तो इन्हें हमें डाइट से लेने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बॉडी इनका निर्माण खुद ब खुद कर लेती है। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कोई बताएगा कौन कौन से होते हैं? सर हिस्टीडीन, मीथियोनिन और फिनाइलैलानाइन। और सर लाइसिन, वैलिन, और ट्रिप्टोफैन। आइसोल्यूसिन, हाँ और फिनाइल एलानिन। हाँ, तो टोटल कितने हैं? सर स्टार्टिंग से बताएं? सर 9 अमीनो एसिड। टोटल 10 है वैसे। दो सेमी एसेंशियल कहलाते हैं, हिस्टिडीन और आर्जिनिन, क्योंकि वो बॉडी में चूंकि बहुत स्लोली सिंथेसाइज होते हैं इसलिए उनको सेमी एसेंशियल बोला गया। उनको भी हमें डाइट से ही लेना पड़ता है, तो इसलिए एसेंशियल या सेमी एसेंशियल बोल सकते हो उनको। अगर स्पेसिफिकली पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, तो बताओगे हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। अदरवाइज इनको भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में ही कंसिडर किया गया क्योंकि ये बॉडी बहुत स्लोली सिंथेसाइज करती है इनको, तो इन्हें भी हमें डाइट से ही ऑब्टेन करना पड़ता है। तो इनका सीक्वेंस कोई बताएगा? ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। सर हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथिओनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, फिनाइल एलानिन। अच्छा, कोई और? किसी और को याद है ये? यस सर। बताओ हर्ष। सर हिस्टीडीन, मीथियोनिन, फिनाइलैलानाइन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, वैलिन, आर्जिनिन। अच्छा, और किसी को? और किसी को याद है ये? आस्था, यस सर। आपको याद है? यस सर। बताइए। सर हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथिओनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, फिनाइल एलानिन। ओके, हाजरा। तो तुम लोगों ने इसको कैसे याद किया है? कुछ निमोनिक वगैरह बनाया है? नो सर, डायरेक्टली वही जेनेटिक कोड से मतलब। जेनेटिक कोड से अमाइनो एसिड्स? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के लिए एक निमोनिक है सिंपल सा, इसको याद रखो, अपने आप याद रहेगा। पीआईपी हॉल में टीटी, पीआईपी से वी से हो गया वैलिन, आइसोल्यूसिन, फेनिलएनालीन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मैथियोनिन, ट्रिप्टोफान और थ्रेओनिन। ठीक है। क्योंकि ये अमाइनो एसिड एसेंशियल अमाइनो एसिड, इन पे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अच्छा, जब दो अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो उनसे बॉन्ड कौन सा बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। सर पेप्टाइड बॉन्ड। हाँ, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड में जो COH है, एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O और OH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। और अमाइनो ग्रुप HNH, तो ये OH और इसका H, ये H2O निकल जाएगा यहाँ से। और जो ग्रुप बनेगा दैट इज C डबल बॉन्ड ONH। तो ये वाला जो बॉन्ड हुआ दिस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, ये याद रखना।
ये ऊपर नोट कर लिया तुम लोगों ने, इसको इरेज कर दूं? Sir, 1 second, please. वीआईपी हॉल में टीटी, वैलीन, आइसोल्यूसिन, फेनिलैलनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मैथ्योनिन और ट्रिप्टोफान और थ्रियोनिन। टीटी में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ट्रिप्टोफान भी होता है, टायरोसिन भी होता है, थ्रियोनिन भी होता है। तो इसके लिए टीटी के आगे ट्राई थ्री और लिख लेना। ट्राई से ट्रिप्टोफान और थ्री से थ्रियोनिन। अब एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मुझे लग रहा है सभी को याद हो गए होंगे। वीआईपी हॉल में टीटी, ठीक है। तो द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स आर एसेंशियल ऑफ द अमाइनो कार्बोक्सिलिक एंड द आर फंक्शनल ग्रुप्स। ये लाइन याद रखना। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं या उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल मतलब किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज उसका टेम्परेचर वगैरह, मेल्टिंग पॉइंट और ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये एसेंशियली अमाइनो कार्बोक्सिलिक और आर फंक्शनल ग्रुप तीनों पे डिपेंड करती हैं। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप देयर आर एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। तो एसिडिक अमाइनो एसिड जो होते हैं वो, उसमें क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा वो एक से ज्यादा होगा। जैसे जो हमारा जो वेरिएबल ग्रुप था, एक एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो वेरिएबल ग्रुप लिखा हुआ था, तो वेरिएबल ग्रुप में अगर सपोज CH2COOH इस तरह का कोई ग्रुप हो, तो यहाँ पर क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप दो हो गए ना। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस तरह से बिहेव कर सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में एच आयन डोनेट कर सकता है ये, CO- और प्लस H+। H+ इससे अलग हो सकता है। तो एसिड क्या होता है, विच कैन डोनेट एच आयन, जो एच आयन रिलीज करे वो एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप चूंकि यहाँ पर ज्यादा हो गए, तो इस वजह से ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। अगर यही अमाइनो ग्रुप ज्यादा होते, अगर सपोज यहाँ पर COH ना हो करके NH2 ग्रुप होता, NH3, तो यहाँ पर एक अमाइनो ग्रुप और ज्यादा हो गया, यहाँ पे एक NH2 ग्रुप ये और प्लस एक ये हो गया। तो ये तुम्हारा जो होगा ये एच आयन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो बेस क्या होता है जो एच आयन को एक्सेप्ट कर ले, तो NH3+ हो जाएगा ये। तो इस वजह से यहाँ पर जो अगर NH2 ग्रुप ज्यादा है तो वो बेस की तरह एक्ट करते हैं, और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है तो वो एसिड की तरह, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा वो एच आयन डोनेट कर सकता है। एच आयन मतलब डोनेट कर रहा है, मतलब वो एसिड हुआ। और NH2 ग्रुप जो होगा वो एच आयन एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो NH3+ हो जाएगा। तो ये तुम्हारा जो होगा NH2 ग्रुप ये बेस की तरह बिहेव करता है। तो अगर NH2 ग्रुप ज्यादा है तो वो बेसिक अमाइनो एसिड हो गया, और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है एक से, तो वो तुम्हारा एसिड की तरह हो जाएगा। तो एसिडिक एसिड में दो एग्जांपल्स हैं एसिडिक अमाइनो एसिड्स में, एक तुम्हारा ग्लूटामिक एसिड और दूसरा है एस्पार्टिक एसिड। दोनों को नोट कर लो, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड।
तो ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, ये दो हमारे एसिडिक अमाइनो एसिड है। और बेसिक अमाइनो एसिड्स में, बेसिक अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल हैं हिस्टिडीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। बेसिक के लिए निमोनिक है ही इज लायर, वो झूठा है। वैसे स्पेलिंग अलग होती है लायर की, बट ये याद रखने के लिए ही इज लायर। तो लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन ये क्या है, ये बेसिक है, बेसिकली ही इज लायर। और एसिडिक में नाम से ही पता चल जाएगा, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। न्यूट्रल में हमारा वैलिन। इसके बाद एरोमेटिक अमाइनो एसिड, जिसमें एरोमेटिक ग्रुप लगा होगा, जो फोर्थ ग्रुप था वहां पर सारा एरोमेटिक ग्रुप एक और होगा। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल्स हैं टायरोसिन, फेनिलैलनिन और ट्रिप्टोफान। तो इसके लिए जो निमोनिक है दैट इज टाई ट्राई फेनाइल। टाई से टायरोसिन, ट्रिप्टोफान और फेनिलैलनिन। ये आगे चल के बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए इनके निमोनिक्स जरूर नोट कर लेना, नहीं तो याद रखने में दिक्कत होगी। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में टायरोसिन, ट्रिप्टोफान और फेनिलैलनिन। फिर यहाँ पर जो दिया हुआ है ये ज्विटराइन फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ज्विटर का मतलब कोई बताएगा हमको? व्हाट डज द वर्ड ज्विटर मीन? यस, एनीवन? हर्ष, आस्था, जानवी? Sir, neutral. नहीं। Drag. हाँ, Drag. समझ में नहीं आया मुझे। ज्विटर का मतलब होता है डबल या फिर हाइब्रिड। ठीक है, तो यहाँ पे डबल क्या है, एक तरफ प्लस चार्ज और एक तरफ माइनस चार्ज। क्योंकि हमने बताया था जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH, ये क्या करता है, ये H आयन दे सकता है, डोनेट कर सकता है। तो CO माइनस और प्लस, ये अगर ये H दे देगा तो H प्लस अलग हो जाएगा। तो ये H प्लस मतलब H आयन डोनेट कर रहा है, मतलब ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है। और जो NH2 ग्रुप होता है ये H आयन को एक्सेप्ट कर सकता है, और जब ये एक्सेप्ट कर लेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, NH3 प्लस। तो जब अमाइनो एसिड्स में ये दोनों चार्जेस प्रेजेंट होंगे, एक प्लस भी और एक माइनस भी, तो उसी को क्या बोलेंगे, उसी को ज्विटर आयनिक फॉर्म बोलते हैं। तो ये ज्विटर आयनिक फॉर्म जो होती है ये आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पे होती है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं इसको। और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज द पीएच, वो पीएच है एट विच अमाइनो एसिड
एग्जिस्ट एज ज्विटराइन। ठीक है, क्योंकि अगर इससे कम या ज्यादा पीएच होगा तो फिर इसका नेचर जो होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर हम एसिडिक मीडियम में ले जाएं इसको, जहाँ पर पीएच इससे कम हो, ये क्या है, ये आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, ये आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। ठीक है, इससे अगर पीएच कम होगा, पीएच कम हुआ मतलब एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। अगर एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो एच आयन किससे आकर के जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा ना। तो अगर पीएच कम है तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, NH3 प्लस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये पीएच लेस देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम है जब पीएच, तो वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से पीएच ज्यादा होगा, तो पीएच ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, OH माइनस, OH माइनस, तो वो एच आयन यहाँ से निकाल देगा तो H2O निकल जाएगा। तो ये किस फॉर्म में होगा, ये CO माइनस फॉर्म में। तो ये कब होगा, ये होगा पीएच जब ज्यादा हो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से। तो जब आइसोइलेक्ट्रिक, तुम्हें सिर्फ याद इतना रखना है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से अगर ज्यादा है तो वो CO माइनस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और अगर पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम है तो वो NH3 प्लस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसको एक बार देख लो ध्यान से, मैं फिर से पूछता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सर प्लीज फिर से रिपीट कर दीजिए। ज्विटर का मतलब हुआ डबल आयन। ठीक है, डबल आयन क्या है, इसमें CO माइनस और NH3 प्लस। CO माइनस क्यों होता है, वैसे तो अमाइनो एसिड में हम लोगों ने देखा COH ग्रुप और एक NH2 ग्रुप है, लेकिन ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये आइदर इस फॉर्म में होगा, ज्विटर के फॉर्म में होगा, या फिर ये एसिडिक या बेसिक फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो CO माइनस है और ये NH3 प्लस डबल आयन जो फॉर्म है, ज्विटर आयन फॉर्म, ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। सिर्फ इतना याद रखो, ज्विटर आयन फॉर्म, डबल आयनिक फॉर्म, दिस एग्जिस्ट एट डबल आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे एग्जिस्ट करता है। इससे कम अगर पीएच होगा, पीएच क्या होता है, पीएच के बारे में आइडिया है तुम लोगों को? आप लोगों को पीएच पढ़ाया गया अभी? सर थोड़ा आइडिया है। पीएच जो होता है दैट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो पीएच कम होगा, और अगर एच आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो पीएच ज्यादा होगा। ठीक है, निगेटिव रिलेशन है इसमें एच आयन कॉन्सेंट्रेशन और पीएच के बीच में। तो जब सोल्यूशन फॉर्म में होगा तो सोल्यूशन फॉर्म में क्या एच आयन वगैरह होंगे ना, तो अगर जिस पीएच पे ये डबल आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसे ज्विटर आयन कहते हैं। ठीक, तो अभी सिर्फ इतना याद रखो, अगर पीएच के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, कि डबल आयनिक फॉर्म जो होता है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे होता है। सिर्फ इतना याद रखो अभी, डबल आयनिक फॉर्म दिस एग्जिस्ट एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अभी जब केमिस्ट्री में पीएच वगैरह पढ़ लोगे तो फिर ये तुम्हें बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि अभी उसका ही आइडिया नहीं है तुम लोगों को। तो डबल आयनिक फॉर्म, ज्विटर आयन का मतलब डबल आयनिक फॉर्म, अभी सिर्फ इतना याद रखो, डबल आयनिक फॉर्म है ज्विटर आयनिक फॉर्म, और ये किस पीएच पे होती है उसे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच है जिसपे ये डबल आयनिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है। तो बस इतना याद रखो, भी डबल आयनिक फॉर्म जो होगी ज्विटर आयनिक फॉर्म है। डबल आयनिक क्यों है,
क्योंकि CO माइनस और NH3 प्लस ये पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। जब H आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये NH3 प्लस के फॉर्म में होगा, और जब H आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तब ये CO माइनस के फॉर्म में होगा। बस इतना याद रखो। इतना समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ गया। बाकी लोगों को? ईशानिया, दिया, हाजरा? Yes, understood. Yes, sir, understood. ज्विटर आयनिक फॉर्म मतलब डबल आयनिक फॉर्म। जब दो आयन हो गए ना, एक NH3 प्लस और एक CO माइनस, तो इसी को ज्विटर आयनिक फॉर्म कहते हैं। और ये फॉर्म कब एग्जिस्ट करती है? ये जिस Isolate. पीएच पे एग्जिस्ट करती है उसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं, या आइसोइलेक्ट्रिक पीएच बोलेंगे उसको। और अगर इससे ज्यादा पीएच होगा या कम होगा तो फिर ये इस फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करेगी। अगर एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब एसिड है अगर, तो ये NH3 प्लस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और अगर बेसिक है, मतलब एच आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये CO माइनस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बस अभी इतना ही याद रखो, ठीक है। फिर इसके अलावा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, ये पूछा गया है, नीट में क्वेश्चन आया है, वैसे इंपॉर्टेंट भी है ये। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं? सो सिस्टीन। यस, वेरी गुड, सिस्टीन। और इसके अलावा? सिस्टीन और मेथियोनीन, ये दोनों याद रखना। ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं। वैसे और भी हैं, लेकिन अभी तुम लोग इतना ही रखो, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, वो भी पूछे गए हैं अभी के लिए, लेकिन इतना ही, ठीक है। फिर इसके बाद, तो ये अमाइनो एसिड्स के लिए था। अमाइनो एसिड्स क्या करेंगे, कई सारे अमाइनो एसिड्स मिलके पेप्टाइड बॉन्ड, और उसके बाद फिर डाई पेप्टाइड बनेगा पहले, और डाई पेप्टाइड से फिर और सारे जब मिल जाएंगे तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं। तो प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स आर polymers of amino acids having polypeptide chain। फिर इसके बाद दूसरा जो मॉलिक्यूल है दैट इज लिपिड्स। हालांकि इसको भी मैक्रो मॉलिक्यूल में रखा गया है, और मैक्रो मॉलिक्यूल में रखने का रीजन ये नहीं है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का वैसे वेट कितना है? 10,000 डाल्टन से ज्यादा होना चाहिए, 10,000 डाल्टन से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इसका वेट जो लिपिड्स का होता है ये 800 डाल्टन से कम ही होता है, लेस देन 800 डाल्टन्स। लेकिन फिर भी इसको मैक्रोमोलिक्यूल्स में रखते हैं क्योंकि ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में रहता है। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के साथ ये सेपरेट होता है, इस वजह से इसको मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ रखा गया है। तो यहाँ पर क्या, दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स एज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू एन आर्टिकल ग्रुप। अभी जो लिपिड्स हैं ये CH2OH, CHOH और CH2OH, ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। और इसके अलावा इसमें फैटी एसिड्स और आकर के मिलते हैं। फैटी एसिड्स क्या है? R1COOH, इस तरह से। तो जब ये फैटी एसिड्स यहाँ पर आकर के जुड़ेंगे तो H2O निकल जाएगा,
यहाँ से OH आएगा और यहाँ से H, ये H2O निकल जाएगा, और जब ये पहला मॉलिक्यूल फैटी एसिड का आकर के इससे जुड़ेगा तो ग्लिसराइड लिंकेज होगा, उसे बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। ग्लिसरॉल के साथ चूंकि ईस्टर बॉन्ड बना है, एसिड और अल्कोहल जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, ईस्टर। तो यहाँ पर भी फैटी एसिड्स और अल्कोहल मिलकर के तुम्हारे ग्लिसराइड्स बनाते हैं। तो जब ये फैटी एसिड यहाँ पर आकर के जुड़ेगा तो मोनोग्लिसराइड, जब दूसरे आकर जुड़ेगा तो डाइग्लिसराइड, और तीसरे से आकर के जुड़ेगा तो ट्राइग्लिसराइड्स। तो लिपिड्स जो होते हैं ये सिंपल लिपिड्स हैं। सिंपल लिपिड्स में तुम्हारा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स, दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स। A fatty acid has a carboxylic group attached to an alkyl group. The R group could be a methyl, ethyl, or higher number of CH2 groups, 1 carbon to 19 carbons. अब जो इसमें R1COH है ये एल्किल ग्रुप है, तो ये एल्किल ग्रुप जो होता है ये एक कार्बन का भी हो सकता है, CH3COH, या फिर CH3, CH2, 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 CH3, मतलब अप टू ये 19 कार्बन तक हो सकते हैं। तो ये नंबर याद रखना। फॉर एग्जाम्पल पामेटिक एसिड हैज 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। जैसे पामेटिक एसिड है इसमें 16 कार्बन होते हैं। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।